गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम प्लेटो के न्याय की बात कर रहे थे। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्लेटो के न्याय और उसकी आलोचना के बारे में बात करेंगे। कुछ बात हम कल कर चुके हैं। आज उन बातों को थोड़ा सा रिपीट करते हुए रेखा लेते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं। तो माना यह जाता है कि प्लेटो ने न्याय की अवधारणा दी, न्याय का जो विचार दिया वो यह माना प्रकृति ने जिस व्यक्ति को जिस काम के लिए सिर्फ श्रेष्ठ बनाया है वो व्यक्ति केवल वही काम करे और दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करे। यही न्याय का सिद्धांत है। तो यहाँ पर जो बात उभर करके आती है वही आती है न्याय एक नैतिक अवधारणा है। न्याय एक नैतिक अवधारणा। आज के संदर्भ की तरह, आज वर्तमान समय की तरह इसे न्याय एक कानूनी अवधारणा है, परंतु प्लेटो ने जो न्याय की अवधारणा दी है वो एक कर्तव्यपरायणता की अवधारणा दी है, जिससे कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्लेटो ने एक नैतिक सिद्धांत या नैतिक अवधारणा देने का प्रयास किया है। उससे बड़ी बात यह है ये की है समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया। समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया, जैसे कि मैं कल बता चुका हूँ। उसमें उत्पादक वर्ग, समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया, जैसे कि मैं कल बता चुका हूँ। उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। इन तीनों वर्गों का विभाजन प्लेटो ने कुछ इस प्रकार किया। मानव आत्मा में 3 गुण होते हैं और जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता है वह व्यक्ति उसी वर्ग का होता है। जैसे प्लेटो ये मानता है उत्पादक वर्ग के व्यक्तियों में 6 गुण की प्रधानता होती है और सैनिक वर्ग के व्यक्तियों में साहस या शौर्य गुण की प्रधानता होती है। शासक वर्ग के व्यक्तियों में बुद्धि या विवेक या रीजन गुण की प्रधानता होने के कारण वो शासक वर्ग होते हैं। इसमें एक बात और आती है कि प्लेटो ने इन दोनों वर्गों को अव्यवहार वर्ग माना है। गार्जियन क्लास माना है। प्लेटो ने सैनिक वर्ग और शासक वर्ग दोनों के गार्जियन क्लास माना है, वर्ग माना है। इससे आगे की बात जो मैं बताता हूँ वो है प्लेटो का इंडिविजुअलिज्म, प्लेटो का कलेक्टिविज्म विश्वास था, सामूहिकवाद में विश्वास था, सामूहिकता में विश्वास था। सामूहिकता में विश्वास था क्योंकि प्लेटो का मानना ये था जो प्लेटो से पहले थे, जो पूर्ववर्ती शासक रहे, पूर्ववर्ती जो समय रहा, वहाँ पर व्यक्तिवाद चरम सीमा पर था और व्यक्तिवाद होने के परिणाम स्वरूप उन समाज के सभी व्यक्तियों में स्वार्थपरता भी चरम सीमा पर थी। जैसा कि मैं पहले वीडियो में मैं कह चुका हूँ, एथेंस की उस समय 4-5 प्रॉब्लम थी और सबसे पहली प्रॉब्लम थी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, दूसरी जो प्रॉब्लम थी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, तीसरी जो प्रॉब्लम थी वो इंडिविजुअलिज्म था, व्यक्तिवाद था,
चौथी जो प्रॉब्लम थी वो सेल्फिशनेस थी। समाज के सभी वर्ग सेल्फिश थे, तो प्लेटो को ये लग रहा था कि मुझे अपने आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए सामूहिकता पर जोर देना चाहिए, जिससे कि समाज के सभी व्यक्ति एक दूसरे के लिए कार्य करें, और वो इतना कार्य करें कि अपने लिए वो 1/3 करें, अपने लिए वो 1/3 काम करें और दूसरों के लिए 2/3 काम करें। अपने लिए 1/3 काम करें और दूसरे के लिए वो 2/3 काम करें। इस तरह से प्लेटो समाज में सामूहिकता बना करके अपने आदर्श राज्य के लिए एक आदर्श नागरिक बनाने का प्रयास करता है। चौथी जो बात है वो साबियो सिद्धांत है। प्लेटो साबियो सिद्धांत में बात करता था। प्लेटो यहाँ पर व्यक्ति बनाम राज्य, प्लेटो का राज्य एक साबियो सिद्धांत पर आधारित था और प्लेटो राज्य में व्यक्ति बनाम राज्य जैसी स्थिति नहीं थी। राज्य साथ ही और व्यक्ति प्लेटो का आदर्श राज्य में राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। जो प्लेटो का जो राज्य है वह है आदर्श राज्य। वो आदर्श राज्य है, वो आदर्श राज्य का व्यक्ति एक साधन है। इस तरह से राज्य की प्लेटो के न्याय की बात करते हुए हम और न्याय की अवधारणा की कुछ आलोचना भी कर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर चीज़ की सकारात्मक नकारात्मक दो तरह के पहलू होते हैं, आयाम होते हैं। तो हमने आपको सकारात्मक बात तो बता दी है, और अब हम नकारात्मक की बात बताएंगे। आलोचना करने वाले करते हैं हर चीज़ की, कुछ लोग समर्थन करने वाले होते हैं और कुछ लोग आलोचना करने वाले होते हैं। तो अभी हम प्लेटो के न्याय की अवधारणा की आलोचना की बात करते हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा आलोचना की जाती है वो ये आलोचना की जाती है न्याय नैतिक पहली जो आलोचना की जाती है वो ये मानी जाती है न्याय नैतिक अवधारणा है जो व्यक्ति के राज्य के प्रति
कर्तव्यपरायणता पर जोर देते हैं, जबकि आज की स्थिति में यहाँ एक कानूनी अवधारणा है। इसलिए यह आलोचना की जाती है प्लेटो की न्याय की जो अवधारणा है वो कानूनी अवधारणा नहीं है। दूसरी जो आलोचना की जाती है दूसरा आलोचना की जाती है कि प्लेटो ने व्यक्ति को राज्य के अधीन बना दिया है, क्योंकि राज्य एक साधु सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो का आदर्श राज्य एक साध्य है और व्यक्ति उसका एक साधन मात्र बन करके रह गया है। इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। इसी जो आलोचना की जाती है प्लेटो ने समाज में अत्यधिक एकीकरण करने की बात की है, क्योंकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति केवल एक काम करेगा। तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति केवल एक काम करेगा और वह काम करेगा जिस काम के लिए प्रकृति ने उसको सर्वश्रेष्ठ बनाया है। तो आलोचना करने वाले विचार ये मानते हैं प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत की अवधारणा में अत्यधिक एकीकरण कर दिया है। चौथी आलोचना की जाती है कि प्लेटो ने अपनी आदर्श राज्य की अवधारणा में न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत अत्यधिक पृथकीकरण कर दिया है। समाज के एक वर्ग, उत्पादक वर्ग, वो उत्पादन करने का कार्य करेगा, समाज के भरण पोषण करने का कार्य करेगा। दूसरा वर्ग सैनिक वर्ग है, वो देश की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। शासक वर्ग है, वो शासन करने का काम करेगा। इस तरह से प्लेटो ने समाज के तीनों वर्गों का अत्यधिक एकीकरण करने का प्रयास किया है, जो कि उचित नहीं है। इस तरह से शासन व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। किसी भी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें संतुलन की आवश्यकता होती है। संतुलन की आवश्यकता होती है। प्रणाली जाती है आगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये भी आलोचना की जाती है प्लेटो के न्याय के सिद्धांत लोकतंत्र विरोधी है, क्योंकि इसके अंतर्गत समाज के सही वर्गों को समान रूप से भाग लेने की छूट नहीं है। उसमें केवल जो शासक वर्ग है वही राजनीति में भाग ले सकता है और वही शासन कर सकता है। क्योंकि लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं, समानता और स्वतंत्रता, इस तरह के मूल्यों को प्लेटो ने नकारने का प्रयास किया है।
प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत केवल कर्तव्य, जनता के कर्तव्य पर जोर दिया है, कर्तव्य परायण बनाने का प्रयास किया है। जनता के लिए किसी तरह के अधिकारों की बात प्लेटो ने नहीं की है। इसलिए आलोचना करने वाले विचार ये मानते हैं अधिकार नहीं, अधिकार नहीं, इसी तरह कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ये आलोचना करने वाले विचार ये मानते हैं जनता के पास किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है। प्लेटो के विचारों में हमें विरोधाभास भी दिखाई देता है और यह मानता है कि समाज के तीनों वर्ग, अपना अपना काम करेंगे, विशेषज्ञता से काम करेंगे और किसी काम में कोई इंटरफीयर नहीं करेगा। परंतु जो शासक वर्ग है वो है परंतु व्यवहार की दृष्टि से जो शासक वर्ग है वह अन्य दो वर्गों पर नियंत्रण भी रखता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है ऐसी व्यवस्था बनाए कि समाज का प्रत्येक वर्ग अपने अपने न्याय के सिद्धांत का पालन कर सके। इसलिए शासक वर्ग अन्य दो वर्गों के ऊपर नियंत्रण भी करता है। अंत में बात आती है वह कार्य एक विचारक हुए हैं, ये विचारक हुए कार्ल पॉपर, ये विचारक हुए हैं कार्ल पॉपर। इन किताब का नाम है ये विचारक हुए कार्ल पॉपर। इनकी किताब का नाम है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। कार्ल पॉपर का ये मानना है कि प्लेटो ने अपने राज्य में टोटलिटेरियन राज्य बनाने का प्रयास किया है, एक सर्वसत्तावाद। टोटलिटेरियन राज्य बनाने का प्रयास किया है, एक सर्वसत्तावादी राज्य बनाने का प्रयास किया है, एक अधिनायकवादी राज्य बनाने का प्रयास किया है, एक फांसीवादी राज्य बनाने का प्रयास किया है, जहाँ पर व्यक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं है। केवल व्यक्ति के पास एक ही काम है, एक ही राज्य की आज्ञाओं का पालन करना। व्यक्ति का केवल एक ही धर्म है और दूसरा कोई धर्म नहीं है। आलोचना करने वाले विचारक ये मानते हैं
आलोचना करने वाले विचारक ये भी मानते हैं प्लेटो के राज्य में नो चांस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो प्रोड्यूसिव क्लास है उनके बच्चों को लिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए या अपने आप को सैनिक वर्ग या शासक वर्ग मानने के लिए कोई चांस नहीं है। वो जिस वर्ग में पैदा हुए हैं वो उसी वर्ग में ही वो उनका पूरा जीवन जाएगा। इस तरह से आलोचना करने वाले विचारक मानते हैं प्लेटो ने उत्पादक वर्ग के साथ एक अन्याय जैसा किया है और वहाँ पर इसलिए कोई चांस देने का प्रयास नहीं किया है। इस तरह से प्लेटो की न्याय की अवधारणा के साथ साथ उसकी आलोचना के बारे में भी आज बातचीत की। इस तरह से प्लेटो की न्याय की अवधारणा आज पूरी होती है। कल फिर दूसरी बात करेंगे। धन्यवाद।